मगध महाजनपद। और ये मगध महाजनपद है ना, मगध महाजनपद जो थी वो सबसे विशाल महाजनपद बनी, क्योंकि सभी को 16 महाजनपदों में लगभग महाजनपदों पे जो है ये आक्रमण करके सभी को लगभग जीत चुका था। और इसमें हम कल बताए थे कि इसमें 7 राजवंश हुए थे, है ना। पहला क्या बताए थे, हर्यक वंश, है ना। उसके बाद बताए थे शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, है ना, है ना। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इस तरह से 7 राजवंशों का उल्लेख हम आप लोग को बताया चुके थे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ आज हर्यक वंश। देखो हर्यक वंश जो है वो भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है ना। देखो इससे पहले भी हम बताए थे कि वैदिक काल में भी राजवंश थी, लेकिन वहां कौन सी वंश थी, कौन राजा शासन कर रहा था, इसकी कोई उल्लेख नहीं मिल पाया है। समझे ना। भारत में इतिहास में सबसे प्राचीन जो है कोई वंश, कोई राजा का वंश का जो नाम मिला है वो कौन है, तो हर्यक वंश है। ये चीज आपको याद रखना है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश का लगभग अगर शासन काल देखा जाता है तो वो कहा जाता है ये 540 बीसी से लगभग 540 बीसी से लगभग ये 412 बीसी के आसपास तक जो है इसने शासन किया था, सॉरी, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इसमें ना। तो 540 से लगभग 412 बीसी तक ये राजवंश चली थी, किसमें, तो मगध में। इस वंश का अगर संस्थापक की बात करें, संस्थापक, तो वो कौन थे, तो बिंबिसार। बिंबिसार। ध्यान से समझिएगा बात को, इतिहास में 2 नाम लगभग मिलता जुलता है, एक बिंदुसार और दूसरा बिंबिसार। तो आदमी सोचता है क्या कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग में थोड़ा बहुत ही हर्षय दुर्गा इधर उधर हो गया होगा। तो भैया याद रखिए ये हर्षय दुर्गा नहीं, टाइपिंग सही है। ये बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो ये भारत का सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन कौन राजा है, तो बिंबिसार है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें राजा का नाम उल्लेख और प्लस उस राजवंश का भी नाम उल्लेख मिलता है। तो भारत का सबसे प्राचीन राजवंश बोलेगा तो हर्यक वंश, और सबसे प्राचीन राजा बोलेगा तो याद रखना है कौन, तो बिंबिसार, है ना। इसने अपनी राजधानी हम आप लोग को हमेशा बोले हैं कि इतिहास में राजाओं की राजधानी का मतलब होता था कि राजा का घर कहाँ है ना, राजा का घर कहाँ है। तो राजा का घर जो था इस समय पहली राजधानी जो था वो राजगीर, है ना। राजगीर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजगीर को राजगृही। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगध महाजनपद की प्राचीन या प्रथम राजधानी क्या थी। तो प्रथम राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है राजगीर, जिसे राजगृही भी कहा जाता था, है ना। तो ये पहली राजधानी हो गया। बिंबिसार जो है एक विस्तारवादी शासक था। विस्तारवादी, अब विस्तारवादी किसे कहते हैं जी, तो वैसा व्यक्ति जो अपनी जर जमीन को बढ़ाएगा उसे विस्तारवादी कहते हैं। जैसे कि अभी के डेट में कह सकते हैं, मान लेते ये ए नाम करके व्यक्ति कितना सा जमीन है, ये क्या कर रहा है, जने मन तने जमीन लेते चल रहा है, रामगढ़ में लिया, रांची में लिया, हजारीबाग में लिया। तो ये कैसा व्यक्ति कहलाएगा, तो विस्तारवादी शासक कहलाएगा, है ना, विस्तारवादी व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन कोई एक ऐसे आदमी जो पता चल रहा है आज यहाँ का, जैसे उसका बपोती जमीन है, आज यहाँ ला जमीन 2 डिसमिल बेचा, फिर ताश उस पूरा मौज मस्ती सूट वूट लाके घूम ले चल रहा है, फिर पैसा हुआ, फिर 2 डिसमिल बेचा, फिर से कोट जींस वगैरह हमेशा 4 व्हीलर में घूमते चल रहा है। और इस तरह से एक समय ऐसा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा जर जमीन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वाले नहीं थे, ये कैसे थे, तो ये विस्तारवादी थे, है ना। ऐसे वाले शासक को यहाँ अयोग्य शासक बोलते हैं ना, अयोग्य शासक, है ना। तो याद रखें ऐसे वाला जो वर्तमान में समय है ना,
एक बेटी में 2 डिसमिल, फिर अगला बेटी में 2 डिसमिल, ऐसे वाले आयोग बोलते हैं, है ना। और जो लेगा अपना जर जमीन उसे क्या कहते हैं, तो विस्तारवादी। तो मगध का बिंबिसार जो क्या था, एक विस्तारवादी शासक था, है ना, शासक था। देखो कई बार क्वेश्चन में ये बोलता है कि मगध का प्रथम विस्तारवादी शासक कौन था, तो प्रथम विस्तारवादी शासक जो था वो कौन था, तो बिंबिसार। लेकिन बोलेगा मगध का अंतिम विस्तारवादी शासक, यही भी आई करके बाबू, अंतिम विस्तारवादी शासक जो था वो सम्राट अशोक था, है ना। कौन था, सम्राट अशोक, है ना। ये आप लोग को याद रखना है भी आई करके, ठीक है, कि मगध का पहला विस्तारवादी शासक तो कौन था, तो बिंबिसार, जबकि अंतिम, है ना, अंतिम कौन था, तो सम्राट अशोक था। अशोक के बाद जो है, और अशोक भी कहां तक, तो कलिंग युद्ध तक, है ना, कलिंग युद्ध तक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है युद्ध करना ही छोड़ दिया, है ना, और बौद्ध धर्म के नीतियों पे चलना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, मगध धीरे धीरे कमजोर होते गया, और यहां सातवाहन काल आते आते पूरा मगध खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब बिंबिसार जो है अपनी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने 2 नीति अपनाई थी, है ना, कि सोचता था कि अपने जमीन कैसे बढ़ाएं, अपना क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं। तो इसको बढ़ाने के लिए जो है इसने 2 नीति अपनाई थी, है ना, 2 नीति अपनाई थी, है ना। तो पहला नीति आपको याद रखना है, पहला नीति विवाह की नीति, है ना, विवाह की नीति, है ना, विवाह की नीति अपनाया, और ऐसे राजाओं के साथ युद्ध करते गया, जैसे कि कोई इसका दुश्मन है, लग रहा है कि उसका क्षेत्र जीतेंगे, और जीत लेता था, और उसे क्या करता था, उसकी बेटी वगैरह से क्या किया, तो शादी कर लेता था, और शादी के बाद दहेज के रूप में कुछ क्षेत्र मांग लेता था। तो याद रखना है कि बिंबिसार जो है अपनी साम्राज्य विस्तार में कौन सी नीति अपनाई थी, विवाह नीति, है ना। जैसे आज के भी डेट में देखते होंगे कोई लड़ लड़का जो है ना, जब जो कोई लड़ लड़का ऐसा बेटी ढूंढ ले चलेगा शादी करने के लिए, ऐसा बेटी जेकर भाई भी नहीं है ना, ताकि उस बेटी से, उस लड़की से शादी करेगा, और उस लड़की का सारा जर जमीन क्या हो जाएगा, उस लड़का को हो जाएगा। तो आज भी ये कहीं कहीं चलता है, समझ ना, कोई लड़का के माइंड में चलते रहता है कि इकलौती बेटी ढूंढेंगे और कोई सारा उरा ना रहे, समझ ना, या फिर 2 बेटी रहे सारा ना रहे, 50-50 तो बांटा हो जाएगा जमीन, समझ ना। तो ऐसे भी लोग आजकल मिलते हैं। तो विस्तारवादी शासक, है ना, तो विस्तारवादी शासक ने इसे विवाह की नीति अपनाया, और विवाह की नीति में क्या किया, तो इसने राजाओं के बेटियों से शादी करना प्रारंभ किया। तो इसकी पहली पत्नी, है ना, पहली पत्नी, है ना, कौशल राज्य की पुत्री, कौशल राज्य की पुत्री, है ना, कौशल राज्य की पुत्री एवं, देखो ये वाला क्वेश्चन यहां पर, ये पॉइंट को लिखेंगे, प्रसेनजेन, है ना, प्रसेनजेन की बहन, है ना, की बहन से क्या किया था, विवाह किया था। इसका नाम था कौशला देवी, है ना। याद रखेंगे कि बिंबिसार की पहली पत्नी कौशला देवी, जो कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत, है ना, प्रसेनजीत की क्या थी, तो बहन थी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, याद रखेंगे आगे चल के, कि आगे चल के जब इसका बेटा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु आएगा उस समय आगे चल के बताएंगे, अभी इस नाम को याद रखेंगे, है ना। तो प्रसेनजेन की बहन से, है ना, शादी किया था कौन, बिंबिसार, और इसकी पहली पत्नी कौशला देवी। इससे दहेज के रूप में कांसी लिया था, है ना, दहेज के रूप में कांसी लिया था, है ना। और उस समय कांसी से 1 लाख रुपया कर वसूलता था, है ना। उस समय कांसी से कितना कर वसूलता था, 1 लाख रुपया कर वसूलता था, है ना। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर भी कीजिए। चलिए, तो पहली पत्नी कौशला देवी कहाँ की थी, कौशल राज्य की थी, और कौशल राज्य की
पुत्री एवं प्रसेनजीत की क्या थी, तो बहन थी, है ना, प्रसेनजीत की बहन थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। इससे दहेज में क्या लिया था, कांसी, और इससे कितना, तो 1 लाख रुपया, है ना, 1 लाख रुपया यहां से कर असुलता था। दूसरी पत्नी की बात करें तो दूसरी पत्नी जो है लिच्छवी, है ना, ये वैशाली की राजधानी थे, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, वैशाली बिहार, है ना, वैशाली की राजधानी थी, क्या थी, लिच्छवी। और लिच्छवी की राजा था चेटक, है ना, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। याद रखिएगा। देखो आप लोग जब जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो जैन धर्म में आप लोगों को बताए थे, जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, माता का नाम त्रिशला। और ये त्रिशला क्या थी जी, तो यही लिच्छवी के राजा चेटक की ये बहन थी। तो बहनिया से शादी किया था सिद्धार्थ, मतलब कि महावीर स्वामी के पिता, है ना, और इसकी बेटी से चेटक, है ना, चेटी की बेटी से विवाह किया था कौन, तो बिंबिसार, है ना, और इससे भी कुछ क्षेत्र को दहेज में लिया था, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो तीसरी पत्नी की बात करें तो तीसरी पत्नी जो थी वो पंजाब के प्रधान की पुत्री खेमा, है ना, खेमा, या कहीं कहीं इसका नाम क्षेमा भी मिलता है, समझे ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो विवाह की नीति में 3 पत्नियां इसका याद रखना है, कौशला देवी, चेलना और खेमा। कौशला देवी कौशल राज्य की पुत्री एवं प्रसेनजीत की क्या थी, तो बहन थी। दहेज के रूप में कांसी लिया। और अगला देखें, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से क्या किया था, विवाह किया था। और अगला पत्नी पंजाब का प्रधान की बेटी खेमा या क्षेमा से विवाह किया था। तो ये इसने विवाह की नीति में। अगला देखेंगे हम लोग युद्ध की नीति, है ना, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखते चलेंगे। दूसरा देख रहे हैं हम लोग युद्ध की नीति। तो दूसरा इसने युद्ध की नीति, है ना, याद रखेंगे कि ये जो चेलना जो है ना, चेलना जो है वो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, है ना। चेटक की बहन चेतन की पुत्री चेलना थी, और चेटक की बहन की बात करेगा तो बहन त्रिशला थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे इसमें, है ना। चलिए अब लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना, और इसी ने आगे चल के एक अगला शासक जो बनेगा अजातशत्रु का जन्म दी थी, है ना, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जन्म किसने दिया था, है ना, किसने दी थी, तो चेलना ने दी थी, समझे ना। तो आगे याद रखना है। युद्ध की नीति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग महाजनपद। देखो अंग महाजनपद जो ये भारत का है, देखो आमतौर पे महाजनपद जो थी इस वाले एरिया में बसल थी, उत्तर भारत वाले एरिया में बसा हुआ था। तो ये बिहार के है ना, बिहार में अंग नाम करके एक जगह था, है ना, और जिसकी राजधानी जो थी, राजधानी, है ना, अंग नाम करके जगह, और वहां पर ही जो शासन करता था उस एरिया को कहते हैं अंग महाजनपद। इसकी राजधानी जो थी वो चंपा। याद रखेंगे जो 16 महाजनपद बताए हैं तो किस की राजधानी कहां थी वो आप लोग को यही बताते चल रहे हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, चंपा। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा। लिखो जब हम लोग ये भारत में है ना, तो भारत के जब इधर पूर्वी तरफ से इधर आइएगा ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ। तो ईस्ट की ओर तरफ से इधर से आइएगा ना, तो सबसे पहले अंग महाजनपद मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूरब से पश्चिम की ओर चलने पर सबसे पहले किस महाजनपद मिलेगा। तो कौन सी महाजनपद मिलती है, तो अंग महाजनपद मिलती है ना। कौन सी महाजनपद,
अंग महाजनपद मिलती है बाबू, तो याद रखेंगे। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है ना, कहाँ ये एरिया, तो बिहार आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिंबिसार जो है यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त है ना, ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया है ना। बिंबिसार जो है वो अंग महाजनपद पे आक्रमण किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और इसे पूरी तरह से हरा दिया। और इस क्षेत्र पे जो है देख रेख के लिए सरकार जो मतलब कि गवर्नर जो बनाया अपना बेटा अजातशत्रु का, है ना। किसे बनाया था, तो अजातशत्रु को, अजातशत्रु। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु, आगे चल के ये शासक आएगा अजातशत्रु, तो बोलेगा अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार के समय किस क्षेत्र का शासक था, तो किस क्षेत्र का शासक था, तो अंग महाजनपद का था, है ना। अंग महाजनपद बोलेगा क्या क्वेश्चन में कि अंग महाजनपद को मगध में मिलाने वाला शासक कौन, तो आपको याद रखना है बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को हराया और कहां पे मिला दिया, तो आपको याद रखना है मगध महाजनपद में। और याद रखेंगे यह मिलने रहेगा, पूरे मगध महाजनपद में मिलेगा, ये कभी अब अलग नहीं होता है ना। तो अंग महाजनपद को मिलाया, आपको ये चीज याद रखना है। और अंग महाजनपद में ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपना बेटा अजातशत्रु का वहां का शासक बनाया। तो पहला अंग महाजनपद याद रखना है। दूसरा इसका सबसे शत्रु है ना, बिंबिसार के समय सबसे अगर देखा जाए ताकतवर महाजनपद जो था वो अवंती महाजनपद था। अवंती महाजनपद ये ये एमपी वाला क्षेत्र में था। इसकी अगर राजधानी की बात करें, राजधानी, तो इसकी राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन, ये वाला भी आई करके लिखेंगे, है ना। अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी हम लिखा रहे हैं वो आप लोग इंपोर्टेंट करके लिखेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी, है ना। यहां इस समय राजा जो था वो चंद्रप्रदोत है ना। यहां का राजा कौन था, चंद्रप्रदोत। अब चंद्रप्रदोत एक योग्य शासक था, मतलब ये भी कमजोर शासक नहीं था, योग्य शासक था, है ना। तो चंद्रप्रदोत और बिंबिसार के बीच में कई बार युद्ध होता है, लेकिन दोनों में कोई नहीं हारा, समझे ना। मतलब कह सकते हैं ना, जैसे कि आप लोग नहीं मुर्गा लड़ाई में जाते हैं तो दोनों मुर्गा एक भाग गया, लड़ा रहे हैं दोनों मुर्गा फिर भाग गया, तो किसको पता चलेगा कौन जीता हारा। एगो कोई हार जाए भाग जाए तब ना पता चलता है, तो दोनों भाग जाता था। तो इस तरह से कई युद्ध होता था और दोनों युद्ध छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाते थे, कोई निर्णय नहीं होता था। तो कई युद्ध हुआ था लेकिन कोई निश्चित नहीं हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद चंद्रप्रदोत को एक बीमारी होती है ना, जॉन्डिस, है ना, पीलिया नामक बीमारी, है ना, पीलिया रोग हो जाती है। और इस पीलिया रोग का उपचार जो है वो कोई कर ही नहीं पा रहा था। अवंती मतलब एमपी के एरिया में जितने भी वेद वगैरह थे, है ना, जितने भी वेद थे वो कोई इसे जो है वो ठीक ही नहीं कर पा रहा था। वेद मतलब कि जड़ी बूटी द्वारा बनाए गए, आज के डेट में डॉक्टर, पहले डॉक्टर ना बोल के उसे वैद्य बोलते थे। तो जितने भी वैद्य थे कोई इसे इस रोग का ठीक ही नहीं कर पा रहा था। बाद में ये बिंबिसार के पास एक सबसे प्रसिद्ध, है ना, उस एरिया उस काल में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, जिससे अभी देखते हैं कोई हम लोग का कोई दिक्कत होता है, कोई बीमारी, तो कैसे हम लोग जानते हैं कि इस बीमारी का प्रसिद्ध, है ना, सबसे फेमस इलाज वेलोर में, इसका यहाँ तो हम लोग वहाँ जाते हैं ना जी। तो उसी तरह इस एरिया में कोई इलाज नहीं कर पाया, तो इसने चंद्रप्रदोत इससे आग्रह करता है बिंबिसार से कि अपना वेद, इसका वेद का नाम था जीवक, है ना, जीवक को आप मेरे दरबार मुझे इलाज के लिए जरूर भेजें। और इस तरह से चंद्रप्रदोत की आग्रह पे बिंबिसार जो है अपना जीवक, है ना, को कहाँ भेजा, तो अवंती भेजा। और अवंती में जब इसका इलाज किया तो इलाज से क्या हो गया, तो ठीक हो गया, है ना। तो इस तरह से जीवक के इलाज से कौन ठीक हो गया, चंद्रप्रदोत। याद रखेंगे इसमें जीवक के बारे में। जीवक की शिक्षा जो हुई थी वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना।
है ना, विश्वविद्यालय में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक की शिक्षा हुई थी, यहीं से ये पढ़ाई लिखाई किया था, है ना, शिक्षा प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे विश्व का या भारत का सबसे प्राचीन, भारत का ही लिखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो थी वो कौन थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, है ना। चलिए, तो इस तरह से जीवक के इलाज से चंद्र प्रदोष क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और जब चंद्र प्रदोष ठीक हो जाता है तो इसके अधीन हो जाता है, बिंबिसार के अधीन, कि बोलता है साहब जो भी लड़ाई हुआ हम लोग के बीच उसे एक दूसरे की गलतियां को भुलाकर हम आपके अधीन कार्य करते हैं, है ना। इस तरह से चंद्र प्रदोष क्या हो गया? तो बिंबिसार के अधीन हो गया। तो ये सब याद रखते चलना है कि किस महाजनपद को कौन राजा मगध में मिला रहा है। तो बिंबिसार जो है वो 2 महाजनपद याद रखना है। किसको? तो पहला तो आपको याद रखना है अंग महाजनपद को, और दूसरा अवंती को, है ना। अवंती को कैसे मिलाया? तो मित्रता से मिलाया, है ना, मित्रता से मिलाया था, याद रखेंगे, है ना, मित्रता से मिलाया था। जबकि अंग महाजनपद को पराजित करके मिलाया था। तो ये चीज यादें रखना है ना। इसने अपनी राजधानी कहां ले गया था? तो इसने अपनी राजधानी, है ना, इसने राजधानी किसको बनाया था? तो राजगीर को, है ना, राजगीर को। ये भी व्याय करके लिखेंगे। मगध का सबसे पहला राजधानी, मगध के सबसे प्राचीन राजधानी तो राजगीर ही होगा, ठीक है। इसने जो है बिंबिसार जो है अब देखने लगा कि लिच्छवी के राजा चेटक भी थोड़ा बहुत अनमन हो रहा था। तो इसने अपनी राजधानी इसने कहां आक्रमण कर दिया? तो वैशाली पे आक्रमण कर दिया, है ना, वैशाली पे आक्रमण कर दिया। कौन? बिंबिसार, मतलब कि अपना ससुराल में आक्रमण कर दिया, समझे ना। और बिना रणनीति का कि कैसे आपको ये जब भी ससुराल में आक्रमण कर रहे हैं तो नीति अपना लीजिए कि मेरा ससुराल में इधर से घुसना है, इधर से निकलना है ना। अब सीधे जाके आप ससुराल में माइये बहने कीजिएगा तो ससुराल वाला से धुनाइए कहिएगा, है ना। तो इस तरह से बिंबिसार अपन ससुराल से धुना का आया था, मतलब कि जीता नहीं था, है ना। तो याद रखेंगे कि बिंबिसार अपनी ससुराल मतलब वैशाली पर भी आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा था, है ना, असफल, मतलब पिटा आ गया था ये, समझे ना। तो इसीलिए ससुराल वगैरह में आक्रमण करना है तो कुछ रणनीति बना के थोड़ा साला वाला तनी फोट पाट लेकिन, समझे ना। नहीं तो अचानक जाके माइये बहने कीजिएगा तो आप अकेले रहिएगा, समझे ना, और उस गांव वाला पूरे उठ के आ जाएगा, समझे ना। तो इसलिए देखिएगा अधिकतर शादी ब्याह में बाराती ठोका जाता है, समझे ना, क्योंकि वहां पूरे गांव वाला रहता है और बाराती वाला आज इस गांव एक गांव के है, ई गांव के हम पिटा रहे हैं तो हमको कोई चीन नहीं रहा है, बोला चला कौन है जाने दो, है ना। लेकिन गांव वाला में पिटा रहा है, अरे फनलग मार रहा है, मच देता है धर के, ठीक है। तो याद रख रहे हैं कि वैशाली पे आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, ठीक है। अब याद रखना है यहां पर ही, यहां पे याद रखना है कि ये जो यहां पर ही है ना कि ये परिसेनजीत, है ना, परिसेनजीत की बहन थी कौन? कौशला देवी, और इससे क्या किया था? ब्याह किया था, है ना। पहली पत्नी तो बिंबिसार की यही थी। तो परिसेनजीत की एक पुत्री थी, है ना, परिसेनजीत की क्या थी? एक पुत्री थी, है ना, जिसका नाम था वजीरा, है ना। तो वजीरा क्या होती थी? तो बिंबिसार के यहाँ कभी कभी आती थी, समझे ना। याद रखेंगे, क्यों नहीं आएगी जी? इसका मतलब कि कह सकते हैं कि परिसेनजीत की बहन कौशला देवी था, है ना, और इसकी पुत्री है वजीरा, मतलब कि फुआ घर। तो फुआ घर ये आती थी, और फुआ घर आती थी तो वो थोड़ा बहुत ताक झाक कर लिया, किससे? तो अजात शत्रु से, है ना, किससे? अजात शत्रु से, है ना, अजात शत्रु से। इसका बेटा इस मैया से आयल है ना, इससे ताक भाक हो जाता है। अब ये दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ट्रू लव चलने लगता है, लेकिन ये वजीरा जो है उसका देती है किसे? अजात शत्रु को, कि जब तक तुम सिंहासन पे नहीं बैठेगा। देखो ये सिंहासन में था लेकिन अंग महाजनपद था, लेकिन कोई भी लेडीज चाहती है कि मेरा पति श्रेष्ठ में रहे, सबसे ऊंचा पद में रहे, समझे ना। इस घर में अगर मान लेते हैं कि कोई 4 भाई है तो चारों गोतनी में से हर गोतनी चाहते रहेगा कि मेरा हस्बैंड ऊपर रहे, मेरा हस्बैंड सबसे ज्यादा कमाए, है कि नहीं। कोई चाहेगा कि मेरा हस्बैंड एक अंदर में काम करे। तो उसी तरह वजीरा इसे चुनौती दिया अजात शत्रु को कि जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठेगा हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, समझे ना। अब इसका बाप तनी ठनमन था, मतलब कि
अभी पार होने के लायक नहीं था, मतलब मरने का लायक नहीं था। कौन? बिंबिसार। अगर बाप मरने के कगार में था, नहीं इंतजार करता, चलो 1-2 साल में तो लुढ़क ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ठम था तो लुढ़क नहीं रहा था। तो इस कंडीशन में अजातशत्रु अपनी प्यार को पाने के लिए अपन बाप को मार दिया। समझे ना? क्या कर दिया? अपना बाप को मार दिया। और ये भारत का पहला पितृ हंत्या राजा कहलाया। कौन? अजातशत्रु, है ना? तो इस तरह से इस वंश का अगला शासक जो होगा वो कौन हो जाएगा? तो अजातशत्रु हो जाएगा, है ना? तो याद रखेंगे इस चीज को, है ना? ये पूरे देखो ध्यान समझेंगे, ये पूरा हर्यक वंश 540 से 412। बात करें बिंबिसार का अगर शासनकाल, तो लगभग इसने 540 से 492 तक इसने शासन किया था, है ना? तो याद रखेंगे। अगला अगर दूसरा शासक देखें तो दूसरा शासक कौन आया? तो अपन बाप का मार के अजातशत्रु, अजातशत्रु, है ना? अजातशत्रु, है ना? अजातशत्रु शासक बना। ये लगभग जो है वो 492 से ये 60 तक, है ना? 460 BC तक शासन किया। अब अजातशत्रु ध्यान समझेंगे, अजातशत्रु अपन बाप को मार दिया, बिंबिसार को, मतलब परिसेनजीत की जीजाजी को मार दिया, क्योंकि इसी का बहन कौशला देवी से विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो परिसेनजीत जो है वो अपना क्षेत्र जो काशी दिया था वापस ले लिया। समझे ना? अरे बेटियां ना उसके लिए थी, लेकिन बप्पा को थोड़ी ना पता था। तो बाप जो है वो परिसेनजीत जो है वो क्या कर लिया? तो जो काशी दिया था दहेज के रूप में, किसे? बिंबिसार को, मतलब अपने जीजाजी को, उसे दहेजवानी को वापस ले लिया और बेटियों को लेते चले। चल एक कोई गारंटी ना, अपन बाप के मार सको थी, ससुर और जनी को कखने टिपका दे तो कोई पता नहीं। समझे ना? तो इस तरह से ये अलग हो गया। अब क्या किया कि इस पर आक्रमण किया, है ना? परिसेनजीत पर आक्रमण किया। जो बाप को मार सकता है तो ससुर का चीज है, तो परिसेनजीत पर क्या किया? तो आक्रमण किया, और आक्रमण करके इसे पराजित किया, मारा नहीं। क्या किया? मतलब मार के मरा नहीं दिया, इसे पराजित किया, हरा दिया, और उसकी बेटी वजीरा से विवाह किया। तो पत्नी कौन? तो वजीरा। और वजीरा से विवाह किया और दहेज के रूप में फिर काशी लिया, है ना? दहेज के रूप में क्या ले लिया? तो फिर से काशी ले लिया। तो क्वेश्चन यहां पे ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन से शासक थे? जो ऑप्शन में आपका अजातशत्रु था और दूसरा परिसेनजीत, है ना? परिसेनजीत, है ना? तो ये दोनों थे, क्योंककि महात्मा बुद्ध का अगर काल देखा जाए तो महात्मा बुद्ध कितना तक थे जी? तो ये थे 563 से 463 BC था। कौन? महात्मा बुद्ध। और देखो अजातशत्रु का, देखो अजातशत्रु का भी शासन का लगभग ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कुछ हद तक मिलता है ना? क्योंकि ये 483 मर रहा है, ये शासन कर रहा है कहां तक? तो 460 तक। ये दोनों थे, है ना? तो परिसेनजीत भी थे और अजातशत्रु भी थे। किसके? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन। समकालीन किसे कहते हैं? तो समझिए बात को, कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ साथ या जीवन के कुछ समय भी बिताया हो तो उसे समकालीन कहते हैं। समझे ना? जैसे कि अगर हम अपने दादाजी के साथ में कुछ समय बिताए हैं तो हमारे दादाजी भी क्या होंगे? मेरे समकालीन होंगे। समझे ना? लेकिन हम अपने परदादा को नहीं देखे हैं तो वो मेरे समकालीन नहीं होंगे। समझे ना बात को? तो इसी तरह अजातशत्रु और परिसेनजीत एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहे थे, मतलब ये दोनों तो साफ है कि लोग क्या थे? तो एक साथ में थे। और इसके जीवन काल देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल से कुछ साल तक रहे हैं, इसीलिए दोनों याद कर रखेंगे कि ये दोनों समकालीन थे। किसके? तो अजातशत्रु और परिसेनजीत किसके? तो बुद्ध के, है ना? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, याद रखेंगे इस चीज को। अब अजातशत्रु तो अपने बाप को मार के सिंहासन पे बैठ गया, लेकिन बाद में अफसोस होने लगा इसे कि बाप होता है। समझे ना? मेहरारू तो कईयों में मिल जाएगी, बाप नहीं मिलेगा। बाद में इसने अफसोस भी किया तो क्या कर सकता है? जनी के कहने पे तो बाप को मार दिया, है ना? लेकिन प्यार में आके, झोंक में नहीं देखते, प्यार में आके
कोई आदमी कुछ कर जाता है, बाद में प्यार के शादी मिल जाता है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं नहीं पहले ही वाला लाइफ ठीक था, तो बाद में इसे अफसोस भी हुआ, लेकिन क्या करें, आप पिता तो वापस आएंगे नहीं, समझे ना। तो इस चीज़ को याद रखिए, कितनों प्यार में कोई बहकाए चहकाई, है ना, बेगराने की बात करे, ये सब नहीं। जब तक माँ बाप जिंदा है माँ बाप के साथ ही रहिए, क्योंकि वो जीवन फिर बाद में कभी लौट के नहीं आने वाला, चाह के भी, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसने बाप को मार दिया, लेकिन बाद में इसे अफसोस हुआ, लेकिन बाप का इसका अंतिम इच्छा पूरा करना चाहने लगा। तो बाप का अंतिम इच्छा था इसे वैशाली को जीतना, है ना। किसको जीतना? वैशाली को जीतना, वैशाली को जीतना। अब इस तरह से इसने वैशाली पे जीतने के लिए, बाप तो हुरमुट जैसा मतलब बिंबिसार डायरेक्ट गया था, वैशाली पे आक्रमण कर दिया था, लेकिन वहां से धुनाक आ गया था। तो ये जानता था कि जब मेरा बाप इतना बड़ा शासक था, क्योंकि जब बाप था उस समय इसने अंग महाजनपद इसके साथ में था, अवंती महाजनपद इसके साथ में था, लेकिन जैसे ही अजातशत्रु अपने बाप को मारा तो अवंती अलग हो गया, समझ ना, डर गया ही, चलो बाप को मार दिया तो बाप का दोस्त को कौन खेत का मूली है, कखरे टपका देगा ही, तो अवंती अलग हो गया था, समझ ना। अंग महाजनपद है ये था, याद रखेंगे, अवंती अजातशत्रु के समय अलग हो गया, है ना। अवंती अजातशत्रु के समय मगध से अलग हो गया। अब अवंती अलग हो गया तो इसकी सेना थोड़ी कमजोर हो गई, किसकी? तो अजातशत्रु की, और इसे जीतना है किसको? तो वैशाली को जीतना है। तो वैशाली को जीतने के लिए इसने लगभग 16 वर्ष संघर्ष किया था, है ना, 16 वर्ष तक संघर्ष किया था, ठीक है, याद रखेंगे। वैशाली को जीतने के लिए इसने 16 वर्ष को तक संघर्ष किया था। इसने गुप्तचर भेजा, गुप्तचर, है ना, गुप्तचर भेजा, और इसका गुप्तचर का नाम था वर्षाकार, वर्षाकार। तो एक गुप्तचर को भेजा, समझे ना। गुप्तचर मतलब कि उस एरिया में आदमी एक छोड़ दिया फाटल उटल पहन के पागल जैसा करते हुए। तो देखो आप लोग भी देखते होंगे कहीं कहीं मार्केट में पागल जैसा, कोई कोई तो हर पागल हो सकते, पागल नहीं वो गुप्तचर भी हो सकता है, कोई कोई शासक जो बना के भेज ले रहता है उन लोग को। तो इस समय खास करके ऐसा चलता था, है ना। तो गुप्तचर, गुप्तचर भेजा था कहाँ? वैशाली में, और इस गुप्तचर का नाम क्या था? वर्षाकार। ई जाके देख ले चलता था कि वैशाली के किस एरिया में किधर, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में हम लोग को एरिया में पता है कि कहाँ पर ही मामू सब है, मामू सब मतलब ट्रैफिक पुलिस, है ना। तो हम लोग वहाँ जाते ही हेलमेट लगा लेते हैं, है कि नहीं? नहीं है तो उस एरिया में हेलमेट नहीं है तो उस एरिया तरफ से नहीं जाते हैं, हमें मालूम है। तो उसी तरह ये गुप्तचर क्या करते रहता है? तो मालूम करते रहता है कि किस एरिया तरफ किधर ज्यादा सेना है ना। वो लिखते चलता था कंधे से रास्ता, अगर इधर से अजातशत्रु आक्रमण करेगा तो निकलना भी, तो आक्रमण कर रहा है तो निकलना, भागना भी पड़ेगा, गलती से एक सेना कमजोर हो जाएगी तो भागने का भी रास्ता ढूंढना है। तो इस तरह से सारा नक्शा बनाया कौन? तो ये वर्षाकार। और इस तरह से 16 वर्ष के संघर्ष में, है ना, संघर्ष में क्या किया कि ये दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, वैशाली के साथ और, है ना, वैशाली के साथ और अजातशत्रु के साथ, मतलब मगध के साथ। और इस वैशाली में जब इसने आक्रमण किया तो अजातशत्रु 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, है ना, याद रखना है। तो वैशाली को जीतने के लिए 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, और उस हथियार का नाम याद रखना है रथ मूसल, और दूसरा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, है ना, ये याद रखना है। रथ मूसल आप ऐसे याद रखें, रथ मूसल कौन वाला था? तो बाहुबली में आप भल्लाल देव वाला देखे होंगे, है ना, जो चलता है और एक चक्री चलते रहता है, वैसा ही था ये रथ मूसल, है ना। तो रथ मूसल का प्रयोग किया था। और महाशिला कंटक जो बड़े बड़े पत्थरों का गोला बना बना के फेंकता था, समझे ना, तो वो यानी कि महाशिला कंटक था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था और फाइनली वैशाली को जीत लिया कौन? तो अजातशत्रु। लेकिन एक कहावत होता है ना, जब आप लोग गांव घर में रहते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि अगर कोई बेटा अपनी माँ को कुछ सताता है या मारता उड़ता है तो उसकी माँ अक्सर ये बात बोलती है कि तोरो दुगो कोटा हथुन, समझे ना, मतलब कि अगर किसी का बेटा 2 ठो है तो बोलता है तोरो दुगो बाल बच्चा हथुन।
इसका कहने का अर्थ था कि जिस तरह हमको तुम मार रहा है तो तेरा भी बेटा है तुमको भी मारेगा, समझा ना, तुमको भी मारेगा। ऐसा इसलिए बोलते हैं वो सब क्योंकि उन लोग इतिहास देख चुका है, समझा ना, इतिहास रिपीट होता है ये देख चुका है उन लोग, इसीलिए ऐसा बोलता है कि तोरो दुघथुन तोरो लिन देखथुन जैसन हमरा देखे थी। तो उसी तरह इसका बेटा अजातशत्रु का बेटा था उदायीन, है ना। अजातशत्रु का बेटा का नाम क्या था? उदायीन। अब उदायीन जो है अपन बाप को अजातशत्रु को मारकर सिंहासन पे बैठ गया, तो उदायीन याद रखेंगे। तो अगला शासक कौन? उदायीन। ये भी अपन बाप को मार के बैठ गया, है ना। और इस तरह से भारत का दूसरा पितृहंत्या राजा कौन हुआ? तो उदायीन, है ना। याद रखते चलेंगे, इतिहास रिपीटेड है, समझे ना। इसीलिए याद रखना कि बाल बच्चा हो रहा है तो देखते हो जैसे आप लोग गांव घर में या देखते हैं कि किसी का बाल बच्चा होता है तो उस अपने बाल बच्चा को बहुत लाड दुलार से पालता है, अपने माँ बाप को उतना केयर नहीं करता है, समझे ना। तो आप याद रखेंगे कि जिस तरह आप अपने बाल बच्चे के लाड दुलार से पाल रहे हैं, एक समय उस माँ बाप भी आपको उसी लाड दुलार से पालते हैं, समझे ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने माँ बाप को नहीं उस तरह से आप देख रेख करने लगे, तो उसी तरह हो सके आपके भी बाल बच्चा वैसे ही रिपीटेड होंगे। जिस तरह देखो अजातशत्रु अपन बाप को मारा, उसका बेटा उदायीन भी अजातशत्रु को मार दिया, है ना। लेकिन उदायीन जो है देखो, उदायीन जो है देखो इससे पहले, है ना, याद रखना कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी कहां थी? राजगीर थी, है ना, राजगीर थी, ठीक है, याद रखना। राजगीर अपनी राजधानी कौन बनाया था? बिंबिसार। अजातशत्रु याद रखिएगा, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु यहां पर ही राजगीर में एक किला बंदी करवाया था। किला बंदी क्यों करवाया था? तो ये अवंती जो था ना, अवंती अलग हो गया था और अवंती अब राजगीर में ही आक्रमण करने लगे, मतलब मगध में ही आक्रमण करने लगे। और अवंती थोड़ा इस समय ताकतवर हो गया था, इसीलिए अवंती से बचने के लिए यहाँ किला बंदी करवाया था। किला मतलब बहुत बड़ा बाउंड्री। किला क्या होता है जी? तो समझिए बात को कि जिस एरिया में लगता है, जैसे कि हमारा घर है, अब लगता है कि इस एरिया तरफ से आक्रमण हो सकता है तो उस एरिया में बहुत बड़ा दीवार बना देते हैं, समझे ना, तो उसी को किला कहते हैं। तो राजगीर का किला किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु, जो आज भी ये किला है ना। और राजगीर को राजधानी पहली बार किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। ये भी याद रखेंगे अजातशत्रु एक काम और किया था। जब महात्मा बुद्ध, याद रखेंगे अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था अजातशत्रु। तो वो तो खैर बौद्ध धर्म में ही लिखा दिए हैं कि अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में कहाँ करवाया था? तो अपनी राजधानी राजगीर में ही करवाया था। ये चीज को आपको याद रखना है ना, राजगीर में। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु राजगीर में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदायीन क्या किया? अपने पिता को मार के राज सिंहासन में बैठ गया। अब इसने देखा कि ये राजगीर जो है, राजगीर में जो इसका घर है, राजधानी है, ये अब 2 पीढ़ी बीत गया है। 2 पीढ़ी किसका बनाया था? बिंबिसार। बिंबिसार रहा इस घरवा में और अजातशत्रु भी रहा इस घर में, और 2 लाशों गिर गया है इस घर में, समझे ना। तो उदायीन को तनी डर लगता है, समझे ना। तो इस तरह से उदायीन जो है ना, ये आपका ये बेसिक रूप नहीं था। आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि 2 लाश गिर गया था इस घर में और 2 पीढ़ी भी खत्म हो गया थी। घर में अब पपड़ी उपड़ी गिरने लग गया, है ना। तो इसको लग रहा था नया घर बनाना चाहिए, तो इसने अपना घर कहाँ बनाया? तो याद रखना गंगा नदी और सोन नदी, है ना, गंगा नदी और सोन नदी, गंगा नदी और सोन नदी के संगम, है ना, संगम पर, मिलन पर जो है इसने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। आप लोग ये VVI करके इस पॉइंट को लिखेंगे, क्वेश्चन में कहेगा कि उदायीन अपनी राजधानी कहां ले गया था, तो आंसर नहीं देगा क्या? पाटलिपुत्र। क्या देगा? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम तट पर, है ना। तो गंगा एवं, क्वेश्चन में कहेगा पाटलिपुत्र कहां स्थित है, तो गंगा एवं सोन नदी के संगम तट पर जो है वो स्थापित है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो उदायीन ने अपनी राजधानी कहां ले गया जी? तो उदायीन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया,
है ना, पाटलिपुत्र ले गया। ये कहाँ था तो आपको याद रखना है, गंगा एवं सोन नदी के संगम तट पर, है ना। ये चीज याद रखेंगे तो राजधानी ध्यान समझते चलेंगे। अब यहां से ये भी आई कर लेंगे कि बोलेगा क्या मगध की पहली यानी कि मगध की दूसरी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और याद रहे क्वेश्चन में केवल इस तरह से बोलेगा मगध की राजधानी क्या थी तो आप पाटलिपुत्र मारिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है वो पाटलिपुत्र रहा है, इसीलिए पाटलिपुत्र। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में कहेगा मगध की प्रथम राजधानी, मगध की सब प्राचीन राजधानी, तब पाटलिपुत्र को ही मारिएगा। लेकिन नॉर्मल इस तरह से पूछे कि मगध की राजधानी कहाँ थी तो आपको पाटलिपुत्र मारेगा, क्योंकि पाटलिपुत्र सबसे लंबे समय तक रहा था, है ना। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पाटलिपुत्र आपका हो गया। अब ध्यान से समझिए बात को कि उदयन जो है अपना दो इतिहास देख चुका है कि मेरे पिताजी अपने पिताजी को मारा था और हम अपने पिताजी को मारा है, ये उदयन चाह रहा है। तो एकरो 3 गो कोटा था, मतलब 3 गो बेटा था, है ना, 3 बेटा था। तो इस सोचता था कहीं हमरो ना मार दे, जिस तरह मेरे दादाजी को मारा मेरे पिताजी अजातशत्रु ने और हम अपने पिता अजातशत्रु को मारे हैं, उसी तरह कहीं हमरो ना मार दे तो अपन मृत्यु से पहले अपन जवानी में अपन बेटा सबको शासन सौंप देता है, समझे ना। और इसके 3 बेटा थे और तीनों बेटा जो है इसके क्रमशः शासन करते हैं। तो उदयन के बाद इसके 3 बेटा, है ना, 3 पुत्र, तीनों पुत्रों ने क्रमशः शासन करता है। कौन कौन? अनिरुद्ध, मुंडक और अंतिम होगा नागदशक। है ना, कौन थे? नागदशक। तो इस तरह से हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, और उदयन का 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तीनों क्रम से ही याद रखना, पहले ही शासन किया था अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक और अंतिम कौन किया? नागदशक। अब नागदशक का सेनापति जो था वो कौन थे? शिशुनाग, है ना, शिशुनाग थे। सेनापति बॉडीगार्ड, है ना, कह सकते हैं कि सेना को जो मेन लीडर करता था वो शिशुनाग था। अब शिशुनाग जो है वो कखने गत ही टपका दिया, किसे? तो नागदशक को। और इस तरह से इस वंश का क्या हो गया? समाप्ति हो गया, है ना। और इस तरह से शिशुनाग ने अगला वंश, कौन सा वंश बैठाया? तो शिशुनाग वंश, है ना, कौन सा वंश स्थापित किया? शिशुनाग वंश, समझे ना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। चलिए, तो ये हो गया आपका हर्यक वंश, है ना। तो हर्यक वंश का अगर संक्षिप्त नाम देखें तो फटाफट आप लोग देख ले। पहला शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा शासक की बात करें तो उदयन, चौथा शासक अनिरुद्ध, पांचवा मुंडक और छठा जो था वो अंतिम, है ना, अंतिम जो था वो नागदशक। नागदशक को मारा कौन? तो शिशुनाग, इसका सेनापति था, और वंश बैठ गया कौन सा? शिशुनाग वंश। तो अगला हम लोग शिशुनाग वंश देखते हैं। इस वंश में किसके समय क्या क्या राजधानी थी? तो ये दोनों के समय राजधानी राजगीर, और इन सबके समय राजधानी पाटलिपुत्र, है ना। चलिए, तो हम लोग नागदशक इंटर करते हैं। नागदशक बोल रहे हैं शिशुनाग वंश।
चलिए, शिशुनाग वंश का अब आप लोग को पता चल गया कौन संस्थापक कौन। तो संस्थापक जो है वो आपका खुद शिशुनाग ही थे, है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी चेंज कर दिया। राजधानी कहाँ ले गया इसने, तो वैशाली ले गया, है ना। कहाँ ले गया इसने, तो राजधानी वैशाली ले गया। याद रखेंगे, वैशाली को जीता कौन था, तो अजातशत्रु ने, लेकिन राजधानी को वैशाली किसने बनाया, तो शिशुनाग ने, है ना। शिशुनाग ने भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया, जो अवंती जो था, अवंती महाजनपद इसे पराजित करके पुनः मगध में मिला दिया, है ना। और ये तब तक रहेगा, मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा रहेगा, है ना। मौर्य वंश के अंत तक, है ना, अंत तक जो है ये मगध का हिस्सा रहा। तो याद रखना है, कब कब कौन महाजनपद मगध में शामिल हो रहा है, ये ध्यान देना है ना। पहले अजातशत्रु, है ना, सॉरी, बिंबिसार आया, बिंबिसार ने अवंती को मिला दिया मगध में। अजातशत्रु के समय अवंती क्या हो गया, अलग हो गया, और इधर पूरा अलगे था। उदयीन हो गया, मुंडक हो गया, अनिरुद्ध हो गया, नागदशक, इस समय अलगे था। इन लोग उतने योग्य शासक नहीं थे। फिर आया कौन, शिशुनाग, और शिशुनाग ने फिर अवंती पे आक्रमण किया और अवंती को फिर मगध में मिला दिया। और ये कब तक मगध का हिस्सा रहा, तो मौर्य वंश के अंत तक रहा। ये चीज आपको याद रखना है, किसके समय में क्या हो रहा है और किसके समय में राजधानी कहाँ है। तो इसने राजधानी कहाँ ले गया, तो वैशाली ले गया, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट में शिशुनाग के समय यही याद रखना है कि इसने अवंती महाजनपद को क्या किया था, तो मगध में मिला लिया था, और ये अंत तक टिका रहेगा, है ना। इसके बाद इस वंश का अगला शासक जो आया वो कालाशोक, है ना। कालाशोक जो है, कालाशोक ने 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति कराया। आप लोग बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया, है ना। कहाँ कराया था, वैशाली में करवाया, ठीक है। तो वैशाली में इसने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाया, कौन, कालाशोक। अब देखो, जब बौद्ध संगीति कराया ना वैशाली में, तो वैशाली एक बौद्ध धर्म का स्थल बन गया। यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो बौद्ध धर्म का वेशभूषा में आने लगे, घूमने फिरने लगे। तो कालाशोक को डर लगने लगा कि कहीं जिस तरह अजातशत्रु है कि नहीं, अजातशत्रु वैशाली को जीतने के लिए गुप्तचर भेजा था, कहीं उसी तरह कोई गुप्तचर बौद्ध धर्म के वेशभूषा में आके हमारे एरिया का कहीं जांच ना करे, है ना, गुप्तचर ना करे, है ना, गुप्त जानकारी ना दे अगला को। तो इसे डर होने लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म आप धार्मिक स्थल है, मान लेते कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ किसी को मना थोड़ी नहीं कर सकते कि आप ये वाला नहीं, ये आप नहीं आइए, यहाँ नहीं आइए। सब मान लेते कि सब कोई मान लेते कोई मंदिरे जा रहा है, सब कोई भगवा कलर पहन के जा रहा है, तो गलती से उसमें कोई अन्य धर्म वाले लोग भी वेशभूषा पहन के चले जाए तो आप थोड़ी ना पहचान पाइएगा। तो उसी तरह इसको अब शक होने लगा कि कहीं कोई गुप्तचर वैशाली पर बौद्ध धर्म के वेशभूषा में आके हमारी जानकारी किसी दूसरे शासक को ना दे, इसीलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो पुनः पाटलिपुत्र ले गया, है ना, पाटलिपुत्र। और इसके बाद अब इधर पाटलिपुत्र ही रहेगा ज्यादातर, है ना, पाटलिपुत्र। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसके समय में राजधानी कौन कौन ले गया, कहाँ कहाँ ले गया है ना। तो पहली राजधानी हम लोग देखें, बिंबिसार के समय राजगीर, अजातशत्रु के समय राजगीर ही रहा, है ना। इसके बाद उदयीन आया, इसने राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। इसके बेटा अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक सबके समय पाटलिपुत्र ही रहा। शिशुनाग आया और ये कहाँ ले गया, तो ये ले गया वैशाली। फिर इसका बेटा आया कालाशोक, तो फिर ले आया कहाँ, पाटलिपुत्र। अब इधर पाटलिपुत्र ही रहेगा, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। इस वंश में और इसमें ज्यादा कार्य हुआ नहीं। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन थे। और नंदीवर्धन को
मारा कौन? तो महापद्म नंद, महापद्म नंद ने। और वंश बैठाया कौन सा? तो नंद वंश। महापद्म नंद कौन? तो इसका सेनापति था ना, तो सबको सेनापति ही टपका रहा है ना, सेनापति। ठीक है, तो इस तरह से दो वंश खत्म हो गया, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंद वंश और मौर्य वंश को कवर करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पर ही सिकंदर आक्रमण करेगा, यहीं पे हम लोग ईरानी आक्रमण देखेंगे, इस तरह से।